नमस्कार साथियों, बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान का सेशन चल रहा था और जिसमें हम बात करने वाले एक और नए टॉपिक की चीन के संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताओं पर आज हमारा विशेष फोकस होने जा रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा बीए फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक के ऑलमोस्ट सभी विषय प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इसी चैनल की, चाहे तो जाकर के आप देख सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हर एक की डिस्क्रिप्शन में, हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा तक की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत शानदार मौका है प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने का। फिलहाल यहाँ पर जो है टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज, जिसमें वन लाइनर के रूप में सभी इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो जीएस वाले सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं। उसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट में मॉर्निंग में 6 बजे अभी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो उसको भी अटेंड करें आप लोग। और इसके अलावा जो डिस्प्ले आपको मेन सब्जेक्ट हो रहा है ना, इन हर एक सब्जेक्ट के जो है पूरे डिटेल में लेक्चर मिलेंगे आपको नोट्स के साथ में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। बस आपको ग्रुप ज्वाइन करना है यहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड किया गया है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो सभी सेशन आपको जो है मोबाइल पर या आपके ग्रुप पर आते रहेंगे। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है अब तक। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट जो है अभी तक कंप्लीट हो चुकी है ना। कल भी अनाउंस करा था मैंने, कल भी बताया था आप लोगों को, जब कल थर्ड यूनिट का आखिरी टॉपिक लिया था हमने स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को। क्लियर है। तो 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 4 पर आज से मूव कर रहे हैं, चीन के संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा आज का। और आप देख सकते हैं कि चीन के संविधान के अंतर्गत चीन की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कम्युनिस्ट पार्टी और लोकतंत्र, इन सभी पर ना एक एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपका चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 5वीं यूनिट पर मूव करेंगे। ठीक है ना। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट पे जरा नजर डाल लें क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संविधान का विकास देखेंगे, संविधान की संरचना कैसे हुई है, संविधान में संशोधन कब कब हुए हैं, संविधान का महत्व क्या है और संविधान की विशेषताएं क्या है। बेसिकली दोस्तों मैं थोड़ा सा यहीं पर स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आप बात करते हैं संविधान के निर्माण की, तो जितने आप ये पॉइंट देखे हैं अपने पॉइंट चार पॉइंट तक, तो ये संविधान के निर्माण है, निर्माण से संबंधित पॉइंट है। ठीक है ना। निर्माण से संविधान का निर्माण। ठीक है। उसके बाद में संविधान की विशेषताएं। क्लियर है। तो संविधान के निर्माण वाला क्वेश्चन भी यदि आपसे आता है तो आप ये 4 पॉइंट एक साथ रख सकते हो। उसके बाद में यदि विशेषताएं स्पेशली पूछी गई है आपसे, तो ही आप इस विशेषता वाले पॉइंट को प्रश्न में ऐड करोगे, अन्यथा आवश्यकता नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं एक एक पॉइंट को जरा समझते हैं। ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप लोग। चलिए सबसे पहले लेते हैं चीन के संविधान, कुछ थोड़ी सी व्याख्या जरूर डिस्कस कर ले। दरअसल चीन का संविधान हर एक देश के संविधान की तरह आसानी से बना हुआ, या फिर कहें कि एक जटिल प्रक्रिया है, अन्य संविधानों की तरह ही इसका निर्माण और विकास जो है एक जटिल प्रोसेस के तहत हुआ है, या देश की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकसित हुआ है। सिंपल अर्थों में अगर मैं कहूं तो चीन का संविधान भी अन्य देशों के संविधानों की तरह ही जटिल प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण हुआ है और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। हम ये भी नहीं कह सकते कि चीन के संविधान का अचानक से ही सिर्फ निर्माण हुआ है, सिर्फ निर्माण हुआ है। जी हाँ, निर्माण तो हुआ है, लेकिन इससे पहले कई इसका विकास भी हुआ, कई समय पहले से इसका विकास होता आया है। तो विकासों का ही परिणाम है जो वर्तमान का संविधान चीन का आप देखते हैं। चीन की जो राजनीतिक स्थिति रही है, सामाजिक या जो आर्थिक परिवर्तन चीन में हुए हैं, उन परिवर्तनों के साथ साथ चीन का संविधान भी परिवर्तित होता चला आया है, और उन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से ही चीन के संविधान का विकास हुआ है। चीन का वर्तमान संविधान जो है 4 दिसंबर 1982 को 5वीं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया था। मेन फैक्ट है, याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1982 को जो वर्तमान में चीन जिस संविधान को फॉलो करता है, उस संविधान को 4 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा। ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वहां की संसद का एक सदन,
चीन की संसद का एक सदन। अब जानकर के हैरानी होगी, जैसे भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में हर जगह 2 सदन आपको देखने को मिले हैं अभी तक संसद में, लेकिन जब चीन के संविधान की बात करोगे, चीन के संसद की बात करोगे, तो यहां पर सिर्फ एक सदन ही होता है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, लेकिन ना यहां पर ऐसे 2 सदन नहीं होते हैं, या सिर्फ एक ही सदन होता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा पांचवी बार या पांचवी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा 4 दिसंबर 1982 को यह वर्तमान संविधान अपनाया गया था। चीन का या चाइना का यह 4था संविधान है। कौन सा संविधान दोस्तों? 4था संविधान है, याद रखिएगा। इससे पहले भी 1954 में, 1975 में और 1978 में भी संविधान लागू किए गए थे। यह मेन फैक्ट है चीन के संविधान का, अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिएगा इसको। चीन का जो वर्तमान का संविधान है, यह 1954 वाला संविधान नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया था 1982 में ही, ठीक है, जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ। इससे पहले 3 संविधान पहले भी लागू हो चुके थे, लेकिन उनको रद्द करके, उनकी कमियों में फिर सुधार करके और नया संविधान बनाया गया था, जिसे वर्तमान चीन फॉलो करता है। क्लियर है? आइए तो अब कुछ पॉइंटों के माध्यम से इस संविधान के बारे में थोड़ा समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान का विकास, कि संविधान का विकास कैसे हुआ है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये 4था संविधान था। वर्तमान का जो संविधान है वो 4था संविधान है चीन का। तो इससे पहले 3 संविधान रह चुके हैं, जैसे कि पहला संविधान 1954 में लागू हुआ किया गया था। पहला संविधान 1954 में लागू किया गया था, जिसमें समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो चीन का जो पहला संविधान था, बेसिकली साम्यवादी व्यवस्था को ही अपनाया गया है। वर्तमान संविधान में भी समाजवादी व्यवस्था को ही महत्व दिया गया है, लेकिन इस समाजवादी जो व्यवस्था की जो नींव थी ना, नींव रखी किसने थी? तो चीन के पहले संविधान ने। कौन सा था? 1954 का। मतलब समझिए आप लोग कि जब भारत में संविधान लागू हो चुका था, उसके भी 4 साल बाद चीन का पहला संविधान आता है, जो चीन में समाजवादी व्यवस्था रखता है। बात समझ आई? और राज्य की बुनियादी संरचना निर्धारित करता है किसको? समाजवाद को या साम्यवाद को। इसके बाद में आता है इसका दूसरा और तीसरा संविधान, जिसे 1975 और 1978 का संविधान कहते हैं। 1975 और 1978 का संविधान। इन संविधानों में सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाव स्पष्ट हो रहे थे। ठीक है, जो सांस्कृतिक क्रांति उस समय चल रही थी, उन क्रांतियों का प्रभाव इन संविधानों पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। और उन सांस्कृतिक क्रांतियों का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था? माओ। नाम सुना होगा आप लोगों ने, माओ जेडोंग। ठीक है, तो माओ जेडोंग के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से इन दोनों ही संविधानों पर दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इन संविधानों में कमियां बहुत सारी थी, इसीलिए एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। और आखिरकार 1982 को, 1982 को नया संविधान आया। यह वर्तमान में संविधान लागू है, जिसने पिछले संविधानों की कमियों को दूर करते हुए एक स्थिर और आधुनिक कानूनी ढांचे की स्थापना की। अब मेन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? जो 1982 का संविधान आया, तो क्यों लाया गया था? भाई पुराने संविधानों में कुछ तो कमियां रही होगी, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ही नए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, और जिसके माध्यम से एक स्थिर और आधुनिक जो कानूनी ढांचा है उसकी स्थापना की गई। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इसके अलावा नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। राज्य की संरचना, कानूनी प्रणाली, इन सब के बारे में विस्तार से प्रावधान किए गए संविधान में। जबकि इससे पहले वाले संविधानों में न मौलिक अधिकारों की व्याख्या थी, न कर्तव्यों की थी, न राज्य की ठीक से संरचना का वर्णन किया गया था, और न ही किसी विशेष कानूनी प्रणाली की विशेष व्यवस्था की गई थी। ठीक है, वो जो इससे पहले के तीनों जो संविधान रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो साम्यवादी धारणा पर आधारित सामाजिक क्रांति के प्रभाव से उन संविधानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन एक आधुनिक संविधान का, अगर वास्तविक संविधान का निर्माण देखा जाए चीन का, तो 1982 में वास्तविक संविधान का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर चीन वर्तमान में भी संचालित हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं संविधान की संरचना की, कि यहाँ के संविधान की संरचना किन आधारों पर हुई है, या इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो जरा आइए सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। जी हाँ, जिस तरह से भारत के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना दी गई है, उसी प्रकार से चीन के संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना में चीन के इतिहास की बात, क्रांति और समाजवादी
जो मार्ग है उसकी व्याख्या की गई है। इसके अलावा यहाँ सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख भी किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की प्रकृति, समाजवादी व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख चीन के संविधान में किया गया है। जैसे भारत के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है ना, उसी प्रकार से चीन के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का वर्णन वहां के संविधान में किया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, कानूनी सुरक्षा के अधिकार, इनके साथ ही साथ में नागरिकों के कर्तव्य, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा यदि बात करें इसमें और क्या समाहित है, तो राज्य की संरचना भी समाहित है। राज्य की संरचना कैसे होगी, तो वहां पर एक राष्ट्रीय जन कांग्रेस मतलब एक सदन होगा, एक सदन होगा, जैसे भारत में 2 सदन होते हैं, जबकि वहां एक सदन होगा जिसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नाम से पुकारा जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रपति होगा, राज्य परिषद होगी, केंद्रीय सैन्य आयोग होगा, स्थानीय जन कांग्रेस होगी और अन्य सरकारी निकाय होंगे, जिनके माध्यम से पूरा राज्य संचालित किया जाएगा। ये सारा वर्णन वहां के संविधान में किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, राजधानी, इन सब का वर्णन चीन के संविधान में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसका संविधान बहुत संक्षिप्त रखा गया था। चीन का संविधान बहुत संक्षिप्त रखा गया था, वो हालांकि इसकी विशेषताओं में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए जरा बात करते हैं कि संविधान जो 1982 में संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें संशोधन किया गया था, एग्जैक्टली किया गया था। अभी तक की अगर बात करें वर्तमान तक की, तो 5 बार संशोधन किया जा चुका है। आखिरी संशोधन हुआ था 2018 में और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। चीन में 5 संशोधन हुए, लेकिन पांचों संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं, बहुत हिला देने वाले हुए हैं। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो था वो 2018 में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो जिनपिंग महोदय राष्ट्रपति, आज वर्तमान में भी वही राष्ट्रपति हैं, 2018 में उनके नेतृत्व में वह संशोधन किया गया था। क्या संशोधन हुआ था उसमें संशोधन हुआ था कि राष्ट्रपति, देखिए 2018 से पहले के संशोधन से पहले की अगर बात करें, तो उससे पहले चीन के संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का समय दिया गया था 5 साल। क्या कहा गया था, कोई भी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, 5 साल के बाद में फिर से उसका निर्वाचन होगा। ठीक है, तो शी जिनपिंग ने 2018 में संशोधन करके संविधान में और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल वाला जो पॉइंट था ना, उसको हटा दिया वहां से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि शी जिनपिंग जो है ना, अब अनिश्चित काल तक के लिए वहां के राष्ट्रपति घोषित कर दिए चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करोगे 2018 के बाद की, तो चीन के संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं है। क्लियर हुआ, लेकिन हाँ उससे पहले वर्णन था, 5 साल का कार्यकाल समय था उनका। इसके अलावा संविधान का महत्व क्यों है, तो संविधान के महत्व में चीनी संविधान, याद देखिए, चाहे देश कोई सा भी हो, शासन प्रणाली कोई सी भी हो, हर देश की शासन प्रणाली में उसके संविधान का महत्व तो होता ही और अहम महत्व होता है। और उसी प्रकार से चीन के संविधान में भी, चीन का संविधान भी जो है चीन के सबसे, या कहें कि सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। इससे बड़ा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं माना जाता है। जो राज्य की संरचना की बात करे, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की बात करे, कानूनी प्रणाली के संचालन की बात करे, है ना, ऐसा कानूनी दस्तावेजों में सर्वोच्च दस्तावेज जो है संविधान को ही माना गया है। क्लियर है, तो चीन के समाजवादी मार्ग और समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा चीनी संविधान का निर्माण और विकास देश की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो चीन की विशेषताओं के साथ समाजवाद के मार्ग को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। बात समझ आई। तो यहां पर महत्व की भी चर्चा करें तो चीन का संविधान का महत्व वहां की राजनीतिक व्यवस्था के लिए अहम है, जैसा कि अन्य देशों के लिए भी अहम होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब बात करेंगे इसके सेकंड, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, चीन के संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है दोस्तों, इन विशेषताओं के माध्यम से आप जो है ये समझ लीजिए कि 80% चीन के संविधान से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त कर लोगे। देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट चाहता तो मैं वहां पर भी रख सकता था, जब चीन के संविधान का निर्माण वाली बात हमने की थी, संरचना वाली बात की थी, लेकिन जब बार बार उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए विशेषताओं वाले पक्ष में मैं इसलिए इसको रख के लाया हूं। देखिए, 1982 में जो चीन का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे वर्तमान में चीन फॉलो करता है, उस संविधान में दोस्तों कुल 138 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 138 अनुच्छेद हैं। टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 138, 138 अनुच्छेद है और 4 भागों में ये बटा हुआ है, 4 अध्यायों में बटा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान बहुत ही सही है, नूतन है, अच्छा है।
हाँ, बेसिकली कहा जाए ना तो जो पुराने संविधान थे उनकी दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा संविधान है, लेकिन दुनिया के और संविधानों को देखोगे तो उसकी दृष्टि में बहुत छोटा संविधान भी है, संक्षिप्त संविधान भी है। बात समझ आई? चलिए इसकी विशेषताएं क्या क्या रही होगी उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना। यहाँ के संविधान की प्रस्तावना की क्या विशेषता है? तो चीन के संविधान में प्रस्तावना पाई जाती है जिसमें संविधान के सिद्धांतों, दर्शन तथा विचारों का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्यान सुनिएगा, चीन के संविधान की पहली विशेषता वहां की प्रस्तावना है जिसमें वहां के संविधान के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, दर्शन का वर्णन किया गया है, विचारों का वर्णन किया गया है विस्तार से प्रस्तावना में। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में संक्षिप्त संविधान। जी हाँ, संक्षिप्त संविधान अगर मैं कहूं, अगर हम तुलना करें चीन के पहले वाले संविधानों से तो उनके दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा संविधान है ये, लेकिन लेकिन दुनिया के अन्य संविधानों की बात करोगे, उनके साथ तुलना करोगे तो चीन का संविधान संक्षिप्त है। 134 मात्र 134 आर्टिकल है इसके अंदर, जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। बहुत संक्षिप्त संविधान है। इसके अलावा लिखित और निर्मित संविधान। जी हाँ, विकसित तो है ही है, विकास तो इसका हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में यह लिखित संविधान भी है। नया संविधान अन्य आधुनिक संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण नियुक्त की गई एक समिति और जनवादी कांग्रेस ने किया है। किसने इसका निर्माण किया दोस्तों, किसने लिखा इसको? तो याद रखिएगा, संविधान जैसे भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा नियुक्त की गई थी, निर्वाचित की गई थी, उसी तरह से चीन में भी एक समिति नियुक्त की गई, एक समिति नियुक्त की गई थी और इस समिति का सपोर्ट करने के लिए जनवादी कांग्रेस थी। इन दोनों ने मिलकर के ही संविधान का निर्माण किया। संविधान के 4 अध्याय दिए गए हैं, 4 अध्याय हैं। उनमें से पहले अध्याय में क्या है जरा सुनिए। संविधान के पहले अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, तो दूसरे अध्याय में, संविधान के दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन विस्तार से मिलता है। याद रखना, दूसरे अध्याय में। वहीं संविधान के तीसरे अध्याय में राज्य की संरचना, सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक जो अंग है उन सब पर चर्चा की गई है। और आखिरी वाला जो चौथा अध्याय है उसमें राष्ट्रध्वज, राज्य चिन्ह और राजधानी आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो इन सभी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह लिखित और निर्मित संविधान की सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद। जी हाँ, ये साम्यवाद को फॉलो करता है, समाजवाद को फॉलो करता है। और समाजवाद किसकी ओर इशारा करता है दोस्तों? मजदूर और किसान वर्ग की ओर। मजदूर और किसान वर्ग के हितों की ओर विशेष रूप से समाजवाद इशारा करता है ना। वो विशेष करके जहां बात करते हैं माओवादी धारणा की, माओवादी विचारधारी धारणा की, तो मजदूर वर्ग का स्ट्रांगली समर्थन करता है ये। प्रजातांत्रिक, तो अब जहां मजदूर और किसान वर्ग को महत्व दिया जा रहा है तो लोकतंत्र तो वहां पर होगा ही ना। ठीक है, तो प्रजातंत्रीय केंद्रवाद का अर्थ होता है कि निम्न से लेकर उच्चतम तक राज्य सत्ता के सभी निकायों का निर्वाचन होना। क्या सुनिएगा, प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद का मतलब क्या हुआ? जनता के पास शक्तियां होना। जनता के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? निर्वाचन की, है ना, अपने नेता को चुनने की। तो ये पावर जो है चीन ने भी अपनी जनता को दे रखी है। प्रजातंत्रीय केंद्रवाद का मतलब क्या होगा? केंद्रवाद कि जनता को केंद्र मानकर के ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि निम्न से लेकर ऊपर तक के जितने भी संस्थाएं होंगी उन सभी संस्थाओं के सत्ताधारी होंगे, उन सभी का निर्वाचन किया जाएगा और वो सभी किसके प्रति जवाबदेह होंगे? उत्तरदायी होंगे। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसीलिए प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद इसको कहा गया है। उच्चतम निकायों के निर्णय का, निम्न निकाय मतलब ऊंचे जो निकाय हैं, संस्थाएं हैं, उनके जो निर्णय हुए हैं उन निर्णयों को नीचे की जो संस्थाएं हैं वो उनका पालन करेगी। जैसे आज भी हम जब न्यायिक क्षेत्र में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय मानने के लिए मजबूर होते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके द्वारा मानने पर वो मजबूर होते हैं। उसी प्रकार से व्यवस्था यहां पर भी की गई है कि जब उच्च निकाय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो उन निर्णयों का निम्न निकाय, नीचे के जो निकाय है वो उनका सम्मान करेंगे। चीन में प्रत्येक स्तर पर कांग्रेस में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, याद रखिएगा। कांग्रेस में मतलब जनप्रतिनिधि, जो कांग्रेस का जो सदन है उस सदन में जितने भी प्रतिनिधि हैं सबके सब निर्वाचित होकर के आएंगे, कोई नियुक्त नहीं होगा। क्लियर? इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करें तो एकात्मक शासन प्रणाली, एग्जैक्टली
चीन के संविधान में आज भी व्यवस्था देखने को मिलती है कि वहां पर एकात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। एकात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वहां की संपूर्ण शक्ति एक में ही निहित है। किसमें? केंद्र में। केंद्र स्तर पर ही पूरे चीन की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। हाँ, क्योंकि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो शासन को की सुविधा की दृष्टि से शासन को अच्छे से चलाने के लिए वहां पर जो है कुछ क्षेत्रों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन हर एक क्षेत्र, वहां के जो स्टेट है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, वो सबके सब किसके अंडर में काम करती है? तो वहां केंद्र के अंडर में काम करती है। मतलब कि जो संपूर्ण शक्ति है वो केंद्र के अंडर में ही होती है। क्लियर है? इसीलिए चीन के संविधान को एकात्मक शासन प्रणाली कहा गया है। चीन की शासन व्यवस्था को, माफ कीजिएगा, चीन की शासन प्रणाली को एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। एक सदनी विधानमंडल, ये तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि वहां की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है सिर्फ वही एक सदन है, और इसके सारे सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, जो जीतेगा वही आएगा। इसके अलावा इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दैट्स ऑल। ठीक है। इसके अलावा लचीला संविधान है। जी हाँ, संविधान को यहाँ लचीला रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि वहां के नेता चाहते थे, वहां के राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य चाहते थे कि संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके जब भी आवश्यकता हो। जैसे साधारण साधारण कानून बनाना आसान होता है, उतनी ही आसानी से यहाँ संविधान में संशोधन भी हो सके। और उसी लचीलेपन का, संविधान के लचीलेपन का फायदा उठाकर ही शी जिनपिंग ने 2018 का संशोधन करके और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को समाप्त कर दिया और अपना कार्यकाल अनिश्चित काल का बना लिया है। जब तक जिंदा है राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अन्य में विशेषताओं में एक दलीय प्रणाली। जी हाँ, वहां पर एक ही दल काम करता है चीन में, बहुत सारे दल नहीं है राजनीतिक दल। कौन सा दल है? साम्यवादी दल। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। एक बात यहां पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ये अभी तक पढ़े गए जितने भी संविधान हमने पढ़े हैं, उन सभी संविधानों में एक पहला संविधान है ये जिसमें राजनीतिक दल का उल्लेख किया गया है। इससे पहले आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, वहां पर राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं दिखा। भारत का संविधान भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर भी संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है। आपने इसके अलावा फ्रांस का संविधान पढ़ा है, चीन का, माफ कीजिएगा, इसके अलावा आपने अमेरिका का संविधान पढ़ा है ना। अमेरिका के संविधान में भी जो है वहां के राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का संविधान आपने पढ़ा है, जो अभी कल ही क्लासेस खत्म हुई है उस पर, उसमें भी वहां के राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है। बात समझ आई ना। लेकिन चीन के संविधान में यहाँ के राजनीतिक दलों को महत्व दिया गया है, मतलब चीन संविधान में उल्लेख किया गया है, राजनीतिक दलों को स्थान दिया गया है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। क्या है? साम्यवादी दल। मतलब चीन की जितनी भी जनता है, सभी जनता का नेतृत्व एक ही दल करता है, साम्यवादी दल। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि पिछले 30 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है और बड़ी सफलताएं अर्जित की है। क्लियर है? इसके अलावा राष्ट्रपति पद की स्थापना की बात करें तो नए संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1978 का जो संविधान बनाया गया था, मतलब इस 1982 से जस्ट पहले वाला संविधान, उसमें राष्ट्र और उपराष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया था, उसमें पद नहीं था। लेकिन 1978 में, है ना, इसके बाद में निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। 1982 के संविधान में फिर से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रखा गया और उनके निर्वाचन की बात कही गई तो कहा गया कि वहां का जो सदन है कांग्रेस, उसके द्वारा उनका निर्वाचन होगा। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा, लेकिन ये 5 वर्ष का कार्यकाल 2018 से पहले तक था। 2018 के बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए, तो विशेषताओं में और भी बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 15-20 पॉइंट के समथिंग है, लेकिन 9 पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से पर्याप्त है, बहुत हो जाएंगे इसमें। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज बस यहीं तक, और कल वाले सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे चीन की कार्यपालिका। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को इजी भी लगा, इजी और स्मूथ लगा होगा। कल वाले सेशन में कंप्लीटली चीन की कार्यपालिका पर डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफ चाइना पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कोई डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स खुला आप लोगों के लिए।
ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग नोट्स को, जिससे रिवीजन लगाने में आपको विशेष सुविधा होगी। और इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।